सोचो, एक आदमी जो 20 साल से वोट करता आ रहा है, एक दिन एक एल्गोरिदम रन होता है और अगली वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं होता। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, 91 लाख लोगों के साथ एग्जैक्टली यही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 13, 2026 के ऑर्डर में कहा है जिनके अपील्स पेंडिंग है उन्हें इस इलेक्शन में वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ा है। आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो ईसीआई ने आपको नहीं बताया, जो टीसीएस ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया लेकिन आपको नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में हुआ लेकिन न्यूज में नहीं आया। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ये एक पब्लिक रिकॉर्ड है, ये एक अकाउंटेबिलिटी क्लॉक है। आज की डेट से एक गाड़ी शुरू हो गई है। पहले बेसिक्स, और मैं प्रॉमिस करता हूं बिल्कुल सीधा। इंडिया में हर कुछ सालों में इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट अपडेट करता है। ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए। लोग मरते हैं, लोग शिफ्ट होते हैं, नए लोग 18 के हो जाते हैं। 2025 में ईसीआई ने डिसाइड किया एक बड़ी क्लीनिंग करनी है। वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, इन सब में। अनाउंसमेंट हुआ 27 अक्टूबर 2025 को। ऑफिशियल रीजन 3 चीजें। पहली, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो वोटर लिस्ट में घुस गए हैं। दूसरी, डुप्लीकेट एंट्रीज। तीसरी, डेड वोटर्स जिनके नाम अभी भी लिस्ट में हैं। सुनता हुआ रीजनेबल लगता है। अब देखते हैं क्या एक्चुअली हुआ। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इस एसआईआर प्रोसेस में डिलीट किए गए। 34 लाख से ज्यादा ने अपील्स की हैं और आज 17 अप्रैल इलेक्शन से सिर्फ 5 दिन दूर हजारों अपील्स का फैसला अभी भी पेंडिंग है। ये 90 लाख लोग कोई छोटी संख्या नहीं है। स्विट्जरलैंड की पूरी पॉपुलेशन लगभग इतनी ही है। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जो किसी न्यूज चैनल ने क्लियरली नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया। शायद मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ढूंढे हैं और मैं आपको बताता हूं जिन 91 लाख लोगों का नाम हटाया गया वो किसी ऑफिसर ने एक एक नाम नहीं पढ़ के हटाया, एक सॉफ्टवेयर ने किया। सॉफ्टवेयर का नाम एरोनेट 2.0, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नेटवर्क। और इस सॉफ्टवेयर ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो इंडिया की 70 साल की इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अगर आपका नाम इस कैटेगरी में आया, आप ना डिलीटेड थे ना सेफ थे, आप थे अंडर एडजुडिकेशन, सस्पेंडेड फ्रेंचाइजी समझ लीजिए। वोट करने का हक रोक के रखा गया एक एल्गोरिदम के कहने पर। 1 करोड़ 36 लाख लोग। अब सवाल आता है ये सॉफ्टवेयर क्या चेक करता था। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। पहला, अगर आपके नाम की स्पेलिंग 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं करती, फ्लैग। दूसरा, अगर आपके घर में 6 से ज्यादा लोग एक ही एंसेस्टर से लिंक्ड है, फ्लैग। तीसरा, अगर आप और आपके पापा की एज में 15 साल से कम का फर्क है रिकॉर्ड्स में, फ्लैग। चौथा, अगर आप और आपके दादा की एज में 40 साल से कम का फर्क दिखता है, फ्लैग। पांचवा, अगर आपके नाम का जेंडर सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आया, फ्लैग। ये सुन के लगता है ओके, रीजनेबल रूल्स है। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जो इस सॉफ्टवेयर को बायस बनाती है बिना किसी इंटेंशन के। वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट बांग्ला स्क्रिप्ट में है। 2002 की पुरानी लिस्ट फिजिकल पेपर्स में उन्हें स्कैन किया गया, फिर एक मशीन ने उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किस मशीन ने? रिपोर्टेडली गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल्स ने। सोचकर देखो क्या हुआ होगा। एक नाम है अब्दुल जब्बार। बांग्ला में लिखने का एक तरह से तरीका है, मशीन ने ट्रांसलेट किया आहा जब्बार। सॉफ्टवेयर ने देखा
करंट लिस्ट में अब्दुल जब्बार, पुरानी लिस्ट में आहा जब्बार। फ्लैग्ड, क्योंकि मैच नहीं हुआ। ROY, सेम बंगाली सरनेम, अलग ट्रांसलिटरेशन। MONDL, सेम कास्ट, अलग स्पेलिंग। MOHAMMED मोहम्मद, MUHAMMED मोहम्मद, MD मोहम्मद, सेम इंसान, अलग दस्ते में लिखने का तरीका। हिंदू बंगाली नामों में ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम क्यों है? क्योंकि उनकी एक स्टेबल स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, अरेबिक ओरिजिन मुस्लिम नामों की नहीं। सॉफ्टवेयर को कोई रिलीजन नहीं पता, सॉफ्टवेयर ने किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं किया, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी दुनिया के लिए डिजाइन किया गया जो बंगाल के मुस्लिम समुदाय के नेमिंग कन्वेंशंस को नहीं जानता था। और नतीजा, जहां मुस्लिम्स 27 से 30% हैं पूरी वेस्ट बंगाल में, पूरी पॉपुलेशन, वहां कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 60%, 70%, 95% तक फ्लैग्ड वोटर्स मुस्लिम थे। ये डेटा सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो ECI ने कभी पब्लिक नहीं की। ये एरोनेट सॉफ्टवेयर, जिस पर 92 करोड़ इंडियंस का वोटर डेटा है, जिस सॉफ्टवेयर ने 1.36 करोड़ लोगों को फ्लैग किया, ये सॉफ्टवेयर कौन ऑपरेट करता है? एक प्राइवेट कंपनी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात, TCS ने ये खुद बताया अपने शेयर होल्डर्स को। अपनी एनुअल रिपोर्ट में TCS ने छुपाया नहीं, जैसे किसी भी लिस्टेड कंपनी को अपने मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्क्लोज करने चाहिए। सवाल TCS का नहीं है, सवाल ये है ECI ने वोटर्स को क्यों नहीं बताया? TCS के शेयर होल्डर्स को पता था, लेकिन उन 92 करोड़ वोटर्स को जिनके नाम इस सिस्टम में हैं, उन्हें आज भी ऑफिशियली नहीं बताया गया। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई पार्लियामेंट्री डिस्क्लोजर नहीं, कोई टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं। इंडिया में एक रोड ठेका प्राइवेट कंपनी को देना हो तो टेंडर प्रोसेस होता है, पब्लिक डिस्क्लोजर होता है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है। लेकिन 92 करोड़ इंडियंस के वोटर डेटा को ऑपरेट करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, बिना किसी पब्लिक नोटिस के। और RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज पर लागू होता है। TCS एक प्राइवेट कंपनी है, तो डायरेक्टली TCS से कोई भी सिटीजन RTI नहीं मांग सकता। ECI के पास जाना होगा, और ECI का जवाब जानते हैं क्या था? बिहार में एक ऑफिसर से जब पूछा गया कि एरोनेट का डीडुप्लीकेशन मॉड्यूल अवेलेबल है क्या, उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते। एक ऑफिसर ने खुद बताया, हम रोजाना 4000 समन्स साइन कर रहे थे। 4000 एक दिन में। अगर आप सिर्फ 8 घंटे काम करो तो एक नोटिस को देखने के लिए आपके पास 7 सेकंड्स हैं। 7 सेकंड में आप एक इंसान की पूरी जिंदगी के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो। ये ह्यूमन ओवरसाइट नहीं था, ये एक रबर स्टैम्प था। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो किया होगा। किया, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स डिप्लॉय किए। 705 जुडिशियल ऑफिसर्स एडजुडिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19 एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह प्रोसेस इनक्विजिटोरियल है, सॉफ्टवेयर टू रिस्ट्रिक्टिव है। ये सब इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वोटर्स अभी नहीं वोट कर पाएंगे वो अगला इलेक्शंस में वोट कर लेना। Being a citizen, if I see such stand of Supreme Court, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खुला छोड़ देता है। आर्टिकल 326 के अंडर फंडामेंटल राइट को एक इलेक्शन साइकिल तक डेफर किया जा सकता है क्या? क्या कोई कह सकता है आपको इस साल की सैलरी नहीं मिलेगी, अगले साल ले लेना?
क्या कोई कह सकता है इस ऑपरेशन में मिस्टेक हो जाएगी, अगला ऑपरेशन बेटर होगा? वोट एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगला इलेक्शन इस इलेक्शन में हुए नुकसान का जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए मैं सिर्फ कोर्ट के रिस्पांस का इंतजार नहीं कर सकता। कोर्ट के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके थे, रूल्स फ्रीज हो चुके थे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल मैं इसे प्रॉपर एविडेंस के साथ आप सबके सामने रखूंगा। आपके और मेरे पास एक ऐसा टूल है जो सच सामने लाने के लिए काफी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैंने 5 RTIs फाइल की है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स स्क्रीन पर है। ECI से पूछा है TCS के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, कितने में हुआ, कॉम्पिटिटिव टेंडर था या डायरेक्ट, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एल्गोरिदम का स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहां है, टेस्टिंग और वैलिडेशन रिपोर्ट कहां है, बिहार में डीडुप्लीकेशन मॉड्यूल क्यों बंद किया गया। मीट वाई से पूछना है NIC से TCS को हैंडओवर कब और क्यों हुआ, क्या कैबिनेट को पता था कि वोटर डेटा प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो। NIC से पूछना है आपका इन्वॉल्वमेंट कब खत्म हुआ, हैंडओवर डॉक्यूमेंट कहां है। वेस्ट बंगाल CEO से पूछना है एल्गोरिदम के लिए रिटन इंस्ट्रक्शंस कहां है या सिर्फ व्हाट्सएप पर आया था। PMO से पूछना है क्या कैबिनेट को भी नहीं बताया गया कि एक प्राइवेट कंपनी 92 करोड़ वोटर्स का डेटा चलाती है। RTI के 2 पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। पहला, जवाब मिलता है तब वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी इसी चैनल पर, फुल ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, जवाब नहीं मिलता, डिनाई करते हैं, स्टोन वॉल क्रिएट करते हैं, तब भी काम हो जाता है। क्योंकि RTI का नहीं जवाब देना एक अलग बात कहता है कि वो इंफॉर्मेशन है और वो चाहते नहीं कि आप जानो। और जब ऐसा हो तब हम फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में जाएंगे, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CIC ऑर्डर्स कोर्ट ऑर्डर्स की तरह एनफोर्सेबल हैं और अगर वहां भी कुछ नहीं मिला तो रिट पिटिशन, डॉक्यूमेंट के साथ, पेपर ट्रेल के साथ, कोर्ट के सामने एक आर्ग्यूमेंट, एक कंप्लीट फाइल के साथ। ये एक लॉ सूट नहीं है अभी, ये एक इन्वेस्टिगेशन है और आप इस इन्वेस्टिगेशन के विटनेस हैं। मैं आपको 3 सवालों के साथ छोड़कर जा रहा हूं। पहला, क्या आप जानते थे कि आपका वोटर डेटा एक प्राइवेट कंपनी के सर्वर्स पर है? क्या ECI को यह आपको बताना चाहिए था? दूसरा, क्या एक ऐसा एल्गोरिदम जिसे कभी पब्लिकली टेस्ट नहीं किया गया, जिसका ऑथर डिस्क्लोज नहीं है, क्या वो डिसाइड कर सकता है कि आप वोट कर सकते हो या नहीं? तीसरा, अगर इस इलेक्शन में आपका नाम हटा दिया गया और सिस्टम कह दे अगली बार वोट कर लेना, क्या ये डेमोक्रेसी है? ये सवाल बीजेपी के बारे में नहीं है, ये TMC के बारे में भी नहीं है, ये कांग्रेस के बारे में भी नहीं है, ये ECI की इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी के बारे में है। एक सॉफ्टवेयर के बारे में है जिसका ऑथर पब्लिकली नोन नहीं है, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है जिसे वोटर्स से छुपाया गया। यह सवाल गुजरात में भी उतना ही वैलिड है जितना बंगाल में है, यूपी में भी, तमिलनाडु में भी, राजस्थान में भी, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही कंपनी, एक ही सवाल। जब RTI का जवाब आएगा मैं वो यहां पब्लिक करूंगा, अगर जवाब नहीं आया वो भी यहां पब्लिक करूंगा, और जब रिट पिटिशन फाइल होगी वो भी यहां होगी। हम वोटर्स हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम ये जानने का हकदार हैं कि हमारा डेटा कौन चलाता है, हमारा एल्गोरिदम किसने बनाया, हमारी फ्रेंचाइजी किसने रोक दी। और अगर कोई जवाब नहीं देता
तो कोर्ट में उसका जवाब लेना पड़ेगा। मेरा नाम भवदीप सिंह है। मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।